जो था वो बहुत बेकार था। और इनके आने के बाद से मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो इस वजह से इन लोगों की एक अलग कैटेगरी कर दी गई और इनको कहा गया कि ये लेटर मुगल्स हैं। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और पता होगा कि औरंगजेब ने अपने फादर को आगरा में होम इम्प्रिजनमेंट कर दिया था, घरबंदी कर दी थी उनकी। और बादशाह बनने के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए, जो बड़ा भाई था, जो सच में होना चाहिए था सक्सेसर, दाशी को औरंगजेब का बड़ा भाई था तो बड़ा भाई सक्सेसर होता है, जो सच में होना चाहिए था उसको मार दिया। औरंगजेब का एक और भाई था, उसका नाम था शाह सूजा। उसको भी वो मारना चाहता था, औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब का जो लड़का था सुल्तान, सुल्तान ने शाह सूजा की भागने में मदद कर दी कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मजे की बात यह है कि शाह सूजा के खिलाफ जितनी भी रंजिश हो रही थी, या दारा शिकोह को मारने में, औरंगजेब का एक और भाई था जिसका नाम था मुराद। मुराद हमेशा औरंगजेब की तरफ से रहता था। औरंगजेब ने इसको भी मार दिया गद्दी के चक्कर में। तो औरंगजेब ने पूछा इससे, शाह सूजा से, कि यार तुम अगर कहते तो मैं तुम्हें पूरा पूरा एम्पायर दे देता, सब कुछ जो है मेरा है वो तुम्हारा है, तुम सब ले लेते, तुम एक बार मुझसे मांग के तो देखते, क्या ऐसा क्या हुआ जो तुमने मेरे खिलाफ ही ये कर दिया, ऐसा कर दिया। तो उसने कहा कि यार तुमने बाप के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे, ऐसा उसने जवाब दिया। तो फिर उसने उसने कहा कि बेटे हो तुम मेरे पैर चूम लो और मुझे अपना सुल्तान मान लो, तो मैं माफ कर दूंगा तुम्हें। तो सुल्तान ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सुल्तान कहाँ गया, सुल्तान का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। औरंगजेब का एक और लड़का था जिनका नाम था प्रिंस मुअज्जम। ठीक। इसने भी अपने भाई आजम और काम बख्श, इन दोनों को मार दिया। और इस वक्त इनकी एज थी 65 साल। और 65 साल की उम्र में ये बने बादशाह। अब 65 साल की उम्र है, ना दिमाग उतना अच्छा है और ना जिसम में उतनी ताकत है। तो उसको ये पता था कि मैं पावरफुल तो नहीं हूँ। तो उसने क्या किया कि जो भी पॉलिसी उसने, टॉलरेंस की पॉलिसी बहुत ज्यादा अपनाई। तो उसने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रोमोट किया। टेम्पल डिस्ट्रक्शन औरंगजेब के टाइम पे बहुत ज्यादा हुए थे, उस पे उसने रोक लगा दी। राजपूत के साथ उसने अच्छे बिहेवियर करने शुरू कर दिए। जट्स के साथ, जाट्स जो थे उनके साथ भी, बुंदेलाज एक वहां पे ट्राइब होती थी, उसके साथ भी, इन सब के साथ उसने अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। हिंदूज को खुश करने के लिए उसने मुगल कोर्ट में हिंदूज को बहुत अच्छी पोजीशन दी। और नोबल्स होते थे मुगल कोर्ट में, दरबारी जिनको कहते थे, नोबल्स को ये धड़ल्ले से जागीर देते थे और बिना कुछ सोचे समझे देते थे। इस वजह से इनको टाइटल मिल गया शाह बेखबर का।
सिख की और मुगल की औरंगजेब के टाइम से बहुत ही कट्टर दुश्मनी चल रही थी। इन्होंने वो भी कम करने की कोशिश की। तो एक सिख के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनको, सिखों को सम्मान करने के लिए इन्होंने अपने कोर्ट में एक बहुत हाई मनसब दिया। ऊंचा मनसब कहते हैं रैंक को। मुगल कोर्ट में रैंक होती थी, जिसकी जितनी ज्यादा रैंक रैंक होती थी वो उतना बड़ा ऑफिसर होता था, उसके पास उतने ही घोड़े होते थे और उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, मेडिवल जब पढ़ोगी तो उसमें समझ में आएगा, या अभी आगे फिर से समझ में आएगा। आगे मैं फिर से एक बार मनसबदारी पढ़ा दूंगा। तो गुरु गोविंद सिंह को ओके। इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन दी। लेकिन पोजीशन देने के बाद इनकी हो गई डेथ। जो सिक्स थे उन्होंने कहा कि हम अपना जो भी स्ट्रगल है तुम्हारे साथ, हम सुलह तुमसे नहीं होंगे, हम ये चीज कंटिन्यू रखेंगे। तो सिख के साथ ये नहीं कर पाए। मराठास के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशन बना लिए। एक 1707 में इन्होंने, मैंने बताया था कि औरंगजेब ने साहू, एक मराठा प्रिंस थे, उनको कैद कर लिया था, उनकी माँ को छोड़ दिया इन्होंने साहू को। ये 1689 से बंद थे, इनको छोड़ दिया गया। लेकिन उम्र इतनी ज्यादा थी तो इससे पहले क्योंकि बहुत कुछ कर पाते, 1712 में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद आता है जहांगीर शाह। 1712 से 1712 से 1715 तक इनका था 3 साल। सॉरी, 1713 तक 1 साल। ये सिर्फ 1 साल तक बादशाह रहा। इनके टाइम पे एक बहुत पावरफुल नोबल था, दरबारी, जिसका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ने इनकी बहुत मदद की राजा बनने में। होता क्या था कि मुगल जो कोर्ट थी वो डिवाइडेड थी। उसका स्ट्रक्चर को ऐसा था कि सबसे ऊपर होता था किंग, उसके बाद होता था वजीर, और फिर होते थे नोबल्स। ठीक। नोबल्स में भी कई तरीके के थे। एक थे तुर्किश, एक कुछ आते थे पर्शियन, पर्शियन नोबल्स थे वहां पे। अफगान्स थे, और हिंदुस्तानी थे जो अपने यहाँ के नेटिव थे। जो तुर्किश थे उसको तुर्रानी कहते थे। जो पर्शियन थे उनको वहां पे ईरानी कहा जाता था। अफगान्स को दुर्रानी कहते थे। और हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी थे। और ये हर ग्रुप अपना अपना आदमी चाहेगा। हिंदुस्तान वाले चाहेंगे कि वजीर हमारा आदमी हो या कि राजा हमारा आदमी हो। अफगान वाले चाहेंगे कि हमारा आदमी हो। पर्शियन वाले चाहेंगे हमारा आदमी हो। तुर्किश वाले चाहेंगे कि हमारा आदमी हो। जुल्फिकार खान थे ईरानियन। जुल्फिकार खान ने जहांगीर शाह की मदद की राजा बनने में। तो एज ए थैंक यू, जहांगीर शाह ने जुल्फिकार खान को बना दिया वजीर। जहांगीर खान अपने आप में कोई बहुत ज्यादा कैपेबल आदमी नहीं था। ये हमेशा फिजिकल प्लेजर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। इनको राज दरबार से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। तो जब राजा ध्यान नहीं देगा तो असली राजा बन जाएगा कौन? वजीर।
जो थे जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ने जजिया हटा दिया। इससे पहले जजिया किसने हटाया था? अकबर। हाँ, अकबर ने जजिया हटाया था। उसके बाद औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिया था। तब से लेके ये चलता ही आ रहा है। फिर ये दूसरा राजा यही होगा जिसने, राजा क्या, वजीर, जो जजिया हटाएगा। जजिया क्या था? नेचर क्या था जजिया का? ये एक टैक्स पिलग्रिमेज टैक्स। टैक्स था ये। गलत। ये प्रोटेक्शन टैक्स था, जी। या सिक्योरिटी टैक्स कह सकते हो। इसका नेचर क्या था? सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए। जी। तो ये इनिशिएटिव अच्छा लिया गया जुल्फिकार खान के टाइम पे। लेकिन एक सिस्टम और आया इन लोगों के टाइम पे जिसको कहा गया इजारा सिस्टम। इजारा का मतलब शायद होता है ऑक्शन, जो बोली वोली लगती है। समझो कोई गांव है, कोई एक विलेज है, मान लो भिंगा है। यहाँ से सबसे टैक्स लेना है। तो टैक्स लेने के लिए एक हमें आदमी चाहिए, टैक्स कलेक्टर। जी। जो प्रोसेस था टैक्स कलेक्टर को अपॉइंट करने का, इन लोगों ने कर दिया कि वो जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट होगा वो बिडिंग बिडिंग प्रोसेस होगा। मतलब बोली लगेगी। और जो ये बोली जीतेगा उसको कहा जाता था इजारेदार। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि मान लो बोली 20 लाख में जीती गई, ठीक? तो मुगल एम्परर को 20 लाख रुपए इजारेदार दे देगा, और ये वहां का टैक्स कलेक्टर का करने का पूरी जिम्मेदारी इसकी हो जाएगी, टैक्स कलेक्ट करने की। मुगल 20 लाख पा गए, अब एक पेनी इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पा पाएंगे। अब जब मुगल इसका कोई उसमें रह नहीं गया, तो ये गांव में जितना चाहे उतना टैक्स वसूलें, जी। और जितना चाहे उतना इकट्ठा कर लें, कोई पाबंदी तो है नहीं। और जब उसने 20 लाख खर्च किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना चाहेगा। बिल्कुल। तो भले ही जजिया माफ हो गया हो, लेकिन इजारा सिस्टम की वजह से टैक्स लोगों को बढ़ता गया, और इससे पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो इनका जो ये इजारा सिस्टम था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर सीन में आते हैं एक सैयद ब्रदर्स। ये भी नोबल्स थे। एक थे अब्दुल्ला, एक थे हसन अली। इन लोगों ने कोशिश करके, और ये दोनों हिंदुस्तानी नोबल थे। इन लोगों ने कोशिश करके फारूक सियार नाम, फारूक सियार नाम था, इनको बादशाह बना दिया। और ये जानते थे कि ये बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है, तो हमारी डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगी। फारूक सियार ने जब राजा बना इन लोगों की वजह से, तो बहुत खुश हुआ। तो एज ए थैंक यू अब्दुल्ला खां को बना दिया इसने वजीर, और हसन अली को बना दिया इसने मीर बख्शी। मीर बख्शी उस टाइम पे ट्रेजरर को कहते थे, जो वहां पे सब जमा हुआ करता था, और दोनों ही बहुत बड़ी पोस्ट थी। अब ये दोनों हिंदुस्तानी थे, तो जो वहाँ के नेटिव्स होंगे उनको ये बहुत सपोर्ट करते थे। तो मुगल कोर्ट में इन लोगों ने भी हिंदू ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा अपॉइंट किया। पिलग्रिमेज टैक्स लगता था एक, कि कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो तो टैक्स लगता था। इन लोगों ने एबॉलिश कर दिया उसको, कि अब नहीं लगेगा। लेकिन इन लोगों ने सिख्स के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो एक सिख गुरु होते थे वल्लभ बहादुर, इनको दिल्ली में इन लोगों ने मार दिया। इससे सिक्स में और मुगल में और टेंशन बढ़ गई।
एक बार हुआ क्या कि फारूक सियार, सैयद ब्रदर नहीं, फारूक सियार, ये बीमार पड़ गए। और जितने भी मुगल कोर्ट में थे, इलाज नहीं कर पा रहे थे उनका। तो एक उसी टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। ये आया, इसने ठीक कर दिया, फारूक सियार की बीमारी इसने सही कर दी। फारूक सियार बहुत खुश हुआ। तो इसने भी थैंक्स गिविंग में थैंक यू बोलने के लिए एक रॉयल फरमान जारी किया, जिसको कहते हैं रॉयल फरमान ऑफ 1770। इन्होंने कह दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी। कहाँ कहाँ? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यहाँ पे ट्रेड पे इनकी ड्यूटी फ्री कर दिया। इन लोगों ने अलाउ कर दिया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपने क्वाइंस मिंट कर सकती है। और एक चीज इन्होंने कर दी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के सर्वेंट्स थे, वो अपना प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, बस उनको टैक्स देना होगा जितना कि एक इंडियन देता है। अब ये सर्वेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, तो टैक्स बचाने के लिए साले क्या करते थे कि ये कहते थे कि ऐसा है, ये प्रोडक्ट कंपनी का है, ये हमारा नहीं है, तो इस पे टैक्स नहीं देंगे। तो इन लोगों ने इसको भयंकर तरीके से मिसयूज कर दिया, जिससे इंडियन वालों का बहुत नुकसान होने लगा। ये सारी चीजें सैयद बदर को पसंद नहीं आई, वजीर को। अब इन लोगों में डिस्प्यूट पैदा होने लगा। जब डिस्प्यूट पैदा हुआ तो फारूक सियार ने सोचा कि इन लोगों को हम अपने रास्ते से हटाते हैं। तो फारूक सियार ने इन लोगों को हटाने का प्लान बनाया सैयद ब्रदर्स को। लेकिन सैयद ब्रदर्स को जानकारी मिल गई। तो सैयद ब्रदर्स ने एक, वहां उस टाइम पे पेशवा हुआ करते थे, सैयद ब्रदर्स ने एक पेशवा की हेल्प ली। बालाजी विश्वनाथ नाम था उनका। उनकी हेल्प ली और फारूक सियार को पहले अंधा कर दिया और फिर मार डाला। अब जब इनको मार डाला, अब हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? अब नहीं। अगला दिन आएगा मोहम्मद शाह रंगीला का, 1719 से 1748। अब जब ये एपिसोड हुआ ना कि वजीर ने, सैयद ब्रदर्स ने इस बुरी तरीके से इनको मारा है, तो सारे नोबल्स डर गए। और नोबल्स ने ये डिसाइड किया कि कैसे भी करके हमें सैयद ब्रदर्स को हटाना है। तो एक पावरफुल नोबल उस टाइम पे हुआ करते थे, चिन कुलिच खान, जिनको असफ जाह के नाम से भी जाना गया। तो ये तुर्किश ग्रुप वाले में से थे, तुर्रानी। तो असफ शाह और ये मोहम्मद शाह, इन दोनों ने मिलके किसी तरीके से सैयद ब्रदर्स को हटा दिया। असफ जाह बन गए वजीर, ये बन गए बादशाह। और असफ जाह जो था वो बहुत कैपेबल पर्सन था, बहुत टैलेंटेड आदमी था और बहुत ज्यादा मेहनती आदमी था। तो लोगों को ये लगा कि जो मुगल एम्पायर की जो ग्लोरी है वो शायद अब वापस आ सकती है। लेकिन जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, तो रंगीला इनका नाम ऐसे नहीं था, रंगीला इनका नाम लोगों ने दिया इनको। तो मोहम्मद शाह उस टाइम के हिसाब से आदमी सही नहीं था। इनके बहुत ज्यादा शौक थे, वाइन के बहुत शौकीन थे, वाइन एंड वुमेन, इन दोनों को इनका बहुत ज्यादा वो लगाव था। तो जब
अब ये बदलाव करना चाह रहा है, ये अपनी शौक में लगा हुआ है, दोनों में होगा डिस्प्यूट। और इस डिस्प्यूट के चक्कर में राजकाज सही नहीं चल रहा था। तो नोबल्स के लोग लगा कि हम पावर, नोबल्स जो पावरफुल थे वो चाहते थे कि हम अपनी अपनी कोई कोई टेरिटरी ले लें और अपना इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो इस वजह से 1717 में बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपना अलग सिस्टम कर लिया। 1722 अवध, सादत खान, ये अपना अलग हो गए, अपना अलग इंडिपेंडेंट हो गए। और 1724 असफ जाह, ये आ गए हैदराबाद, अपना देखने लगे। डिसइंटीग्रेशन अब शुरू शुरू हो गया इसका। 1739 में क्या होता है कि एक ईरानी थे, नादिर शाह, उन्होंने इंडिया पे इन्वेजन किया, जिसकी वजह से हुआ बैटल ऑफ करनाल। किसके किसके बीच हुआ? मुगल्स और नादिर शाह के बीच में। नादिर शाह ने मुगल्स को हरा दिया। लेकिन इसमें नादिर शाह के कुछ सोल्जर्स मर गए, मान के चलो कुछ मर गए, 20-30 मर गए होंगे। उन लोगों का बदला लेने के लिए नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक कर दिया और आम लोगों को मारना शुरू कर दिया और भयंकर तबाही मचाई। मैसेकेर हुआ भयंकर, और लूट वूट भी हुई। उसी लूट में एक पीकॉक थ्रोन था शाहजहां का, बहुत ही ज्यादा महंगा, जिसकी कॉस्ट ताजमहल के बराबर मानी जाती है। और कोहिनूर डायमंड, ये दो चीजें भी लूट ली गई उसमें। कोहिनूर डायमंड के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया वढ़ाया है, किसी को याद है पहले? किस डायनेस्टी के पास सबसे पहले आया था ये? काकातिया डायनेस्टी। इन लोगों ने गिफ्ट किसे किया था? अलाउद्दीन खिलजी को। नादिर शाह का सक्सेसर आएगा अब, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भी 7 बार इंडिया पे इन्वेजन किया। कोइंसिडेंस ये है कि अहमद शाह अब्दाली 7 बार इंडिया पे इन्वेजन कर रहे हैं, उसी टाइम पे जो राजा बनेगा वो बनेगा अहमद शाह। दोनों का नाम अहमद शाह ही है। और इसके टाइम पे 2 बार ये करेंगे इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली। तो जब ये जब ये दिल्ली विल्ली आता था, अटैक करता था, तो कुछ अपने आदमी छोड़ जाता था दिल्ली में। तो उनको ये रोहिल्ला कहते थे लोग, जो दिल्ली में ही रह जाते थे वो। ये अफगानी थे। इसके अलावा इनके टाइम पे और कुछ खास नहीं हुआ। फिर एक आएंगे आलमगीर सेकंड, 1754 से 1759। इनके टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिक्लाइन ऑफ मुगल पढ़ रहे हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब अलग अलग पढ़ेंगे कि बंगाल में क्या हो रहा था, कार्नेटिक वार्स में क्या हो रहा था, तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी टाइम पे मराठा ने भी दिल्ली पे इन्वेड कर दिया, लेकिन लूटने के लिए नहीं किया था। इन लोगों ने रोहिल्ला को भगाने के लिए किया था। ये लोग अहमद शाह अब्दाली को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। और जब ये अहमद शाह अब्दाली ने 2 बार यहाँ पे अटैक किया था, तो उसको दिल्ली और पंजाब मिल गया था।
तो मराठाओं ने पंजाब का कुछ पार्ट वापस ले लिया इनसे। पंजाब और लाहौर का पार्ट मराठाओं को वापस मिल गया। फिर आते हैं शाह आलम। शाह आलम सेकंड 1760 से 1806। इनके मराठा से रिलेशन बढ़िया थे। और एक मराठा में पेशवा थे सदाशिव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ। इनकी हेल्प से ये आए गद्दी पे, बादशाह बने। ये बहुत हिम्मती थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन ये रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने इतना ज्यादा रंगीन कर दिया था, इतना ज्यादा डिक्लाइन कर दिया था मुगल ग्लोरी को, कि अब ये रिडेम्पशन लायक था नहीं, इसको वापस हम उसको बना नहीं सकते थे। इनके टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। 1761 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बैटल ऑफ बक्सर के कंटेम्परेरी कौन सा मुगल रूलर था। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो वो शाह आलम था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और ये जो सदाशिव राव भाऊ थे यहाँ पे मारे गए, इसमें किल्ड। फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इसमें शाह आलम पार्टी थे। 1761 में अब्दाली ने फिर से इन्वेड किया इंडिया पे, मराठा को हरा दिया और भगा दिया इनको, शाह आलम को दिल्ली से भगा दिया। तो ये जाके अपना कहीं आगरा में रुक गए। अब जो दिल्ली थी वो आ गई किसके हाथ में? रोहिल्या के हाथ में। रोहिल्यास वो जिनको अब्दाली के साथ जो आते थे वो वहां दिल्ली में रुक जाते थे। 1771 एक मराठा सरदार होते हैं महाजी सिंधिया। इन्होंने दिल्ली पे फिर ये अटैक करते हैं, रोहिल्यास को भगा देते हैं। और इनको, शाह आलम को ये वापस लाते हैं और फिर से इनको दिल्ली का मुगल एम्परर बना देते हैं। अब मुगल एम्परर फिर से कौन हो गया? शाह आलम। 1788 में आते हैं अब। 1788 में एक रोहिल्या का लीडर आता है, ये गुलाम कादिर। ये फिर से अटैक करता है दिल्ली पे और इस बार शाह आलम को ये अंधा कर देता है। दिल्ली को लूट लेता है फिर से। जब इनको, महाजी सिंधिया को ये बात पता चलती है, ये वापस दिल्ली आते हैं, इनको मारते हैं और अंधा बादशाह फिर से मुगल एम्परर बन जाता है। लेकिन अब किसी काम का है नहीं। 1807 में शाह आलम की डेथ हो जाती है। फिर एक आते हैं अकबर सेकंड, 1806 से 1837। इनके बारे में फेमस चीज ये है कि एक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्मर थे राम मोहन राय। इन्होंने इनको दे दिया टाइटल राजा का, तो ये हो गए राजा राम मोहन राय। इनके टाइम पे एक और चीज हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल कॉइन्स, जो पहले इंडिया में जो भी कॉइन्स बनते थे वो मुगल के नाम पे बनते थे, मुगल एम्पायर के नाम पे बनते थे। ब्रिटिश इंडिया ने उसको बंद कर दिया और अब ये अपने नाम से चलाने लगे कॉइन्स। अब इन्होंने एक चीज और चेंज करी। ऑफिशियल लैंग्वेज उस टाइम तक हुआ करती थी पर्शियन, इसको उन लोगों ने चेंज कर दिया और हो गया है अभी ये इंग्लिश।
क्योंकि इसके टाइम तक दिल्ली के कुछ एरिया तक ही राज रह गया था मुगल्स का, बाकी हर जगह अंग्रेज आ चुके थे। ये जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं इन सब में ब्रिटिश ब्रिटिश ही जीता है। और 75% एरिया पे इस टाइम पे ब्रिटिश का ही कब्जा था। तो उनका वचन ही है शासन, जो बोल दें वो होगा। फिर आते हैं बहादुर शाह सेकंड, 1837 से 1857 तक। ये बेचारे अपना गजल शायरी इन सब में लगे रहते थे। इनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं था राजकाट से। इनका पेट नेम था जफर। जफर के नाम से ये शायरी और गजल लिखते थे वो। पर इनके टाइम पे हुआ 1857 का रिवॉल्ट। बस हम आए थे 10 मिनट। हम्म। तो माइटी रिवॉल्ट हुआ, वो फेल हुआ, उसको बाद में सप्रेस कर दिया गया। आफ्टर सप्रेशन ही वाज ट्राइड इन कोर्ट। और रंगून में इनको जेल मिल गई, और वहीं जेल में 1861 में खत्म हो गए। 1 नवंबर 1858 ऑफिशियली मुगल रूल खत्म हुआ। 2 नवंबर 1858 ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्टेड। तो ये था तुम्हारा लेटर मुगल्स का पार्ट। इसके नोट्स मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ। उसका क्या करना है वो तुम लोग जानो। और अभी थोड़ी सी लाइट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो अब यही था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रीजंस क्या थे मुगल्स के डिक्लाइन की वजह के पीछे। वो हम पढ़ेंगे, और फिर हम धीरे धीरे एक एक जगह देखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा था। बंगाल में क्या हो रहा था, हैदराबाद में क्या हो रहा था, कर्नाटक वास में क्या हो रहा था, मराठाओं के बीच क्या चल रहा था, वो सब हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा था। तो ये है आगे की चीजें। ठीक है। जी। ठीक है फिर। जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज भैया।